क्या आप जानते थे कि जापान में प्रति व्यक्ति शतायु सेंटिनेरियंस किसी भी अन्य जगह से ज्यादा हैं, जहां 90,000 से अधिक लोग 100 वर्ष से ज्यादा जी रहे हैं। इसलिए जहां अमेरिकी जिम सदस्यता और फैशनेबल फिटनेस प्रोग्राम पर हजारों खर्च करते हैं, वहीं 70 और 80 के दशक के जापानी बुजुर्ग इस ग्रह पर बाकी सभी लोगों से आराम से ज्यादा जी रहे हैं। लेकिन जब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने इन सुपर एजर्स का लगातार 5 सालों तक अध्ययन किया तो उन्हें एक बात ने चौंका दिया। ये केवल उनका आहार नहीं था, ये आनुवंशिकी भी नहीं थी। ये रहस्य 6 साधारण गतिविधियों में छिपा था जो वे हर एक दिन करते हैं। ये कसरत एक्सरसाइजेज नहीं है, ये वर्कआउट नहीं है, ये इतनी बुनियादी गतियां हैं कि पश्चिमी डॉक्टरों ने शुरू में इन्हें तुच्छ मानकर खारिज कर दिया था, जब तक कि ब्रेन स्कैन ने कुछ असाधारण नहीं दिखाया। इन दैनिक गतिविधियों का अभ्यास करने वाले जापानी बुजुर्गों ने अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में 40% कम संज्ञानात्मक गिरावट दिखाई। उनके जोड़ दशकों तक लचीले रहे। उनकी संतुलन प्रणाली 20 साल छोटे लोगों की तरह काम करती थी। स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने इसे आधुनिक चिकित्सा में दीर्घायु का सबसे उपेक्षित पहलू कहा। आप इन सटीक 6 गतिविधियों को जानने वाले हैं जो सबसे कम जटिल से शुरू होकर सबसे शक्तिशाली तक जाती हैं। लेकिन मुझे आपको नंबर 1 के बारे में चेतावनी देनी होगी। ये वो गति है जिसने 15,000 जापानी वरिष्ठ नागरिकों के एक अध्ययन में औसत जीवन काल में 7 साल की वृद्धि की। फिर भी 90% अमेरिकियों ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। इसमें केवल 2 मिनट लगते हैं और शून्य उपकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्टों ने पाया कि ये उनके द्वारा मापी गई किसी भी अन्य शारीरिक गतिविधि की तुलना में एक साथ मस्तिष्क के अधिक क्षेत्रों को रोशन करता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपकी उम्र क्या है और आप हमें कहां से देख रहे हैं। हम हर एक टिप्पणी को पढ़ और जवाब दे रहे हैं, इसलिए अपनी टिप्पणियां नीचे दें। अब बिना किसी और देरी के नंबर 6 से शुरू करते हैं और इसकी स्थिति को आपको मूर्ख न बनाने दें। ये वो नींव है जिस पर हर जापानी बुजुर्ग अपना दिन बनाता है। नंबर 6, धीमी गति से चलने की कला, संपो। आइए कुछ ऐसा शुरू करें जो मायने रखने के लिए लगभग बहुत सरल लगता है, फिर भी जापानी बुजुर्ग इसे एक पवित्र दवा की तरह मानते हैं। संपो सिर्फ चलना नहीं है, ये लगभग आपकी सामान्य चलने की गति से आधी गति पर जानबूझकर सचेत आंदोलन है। जापानी वरिष्ठ नागरिक आमतौर पर हर सुबह, अक्सर नाश्ते से पहले 20 से 30 मिनट तक ऐसा करते हैं। पश्चिमी पावर वॉकिंग से मुख्य अंतर विशिष्ट श्वास पैटर्न के साथ जानबूझकर धीमापन है। आप हर 2 कदम पर एक सांस अंदर लेते हैं, 2 कदमों के लिए रोकते हैं, फिर 4 कदमों के लिए सांस बाहर निकालते हैं। ये एक लय बनाता है जो आपके कार्डियोवैस्कुलर और तंत्रिका तंत्र को ऐसे सिंक्रोनाइज करता है जो तेज चलना हासिल नहीं कर सकता। क्योतो विश्वविद्यालय के 2019 के एक अध्ययन में 10 वर्षों में 60 से अधिक 3,000 वरिष्ठ नागरिकों पर नजर रखी गई। जो लोग रोजाना संपो का अभ्यास करते थे, उनमें नियंत्रण समूह की तुलना में 62% कम धमनी कठोरता, आर्टीरियल स्टिफनेस पाई गई। उनका रक्तचाप औसतन 12 अंक सिस्टोलिक और 8 अंक डायस्टोलिक गिरा। लेकिन यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है। धीमी गति आपके पैर को जमीन के साथ पूरा संपर्क बनाने की अनुमति देती है, जिससे प्रत्येक पैर के सभी 33 जोड़ों को सक्रिय किया जाता है। यह आपके मस्तिष्क को प्रोप्रियोसेप्टिव संकेत भेजता है, जो संतुलन और स्थानिक जागरूकता में सुधार करते हैं। पश्चिमी वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने सिर्फ 8 हफ्तों के लिए संपो को अपनाया, उन्होंने अपने एक पैर पर खड़े होने के समय में औसतन 45 सेकंड का सुधार किया। संपो का ठीक से अभ्यास करने के लिए आपको हर कदम के साथ अपने पूरे पैर को घुमाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपनी एड़ी से शुरू करें, अपनी मेहराब के माध्यम से रोल करें, अपने पैर की उंगलियों से धक्का दें। अपनी आंखें लगभग 6 फीट आगे केंद्रित रखें, अपने पैरों पर नहीं। आपके हाथ स्वाभाविक रूप से लेकिन कम से कम झूलने चाहिए। आपके हाथ आराम से और उंगलियां धीरे से घुमावदार होनी चाहिए। श्वास पैटर्न महत्वपूर्ण है और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। लय बनाए रखने के लिए पहले अपने कदमों को गिनें। सुबह का अभ्यास सबसे अच्छा काम करता है क्योंकि कॉर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से अधिक होता है, जिससे शांत करने वाले प्रभाव अधिक स्पष्ट होते हैं। ट्रेडमिल पर संपो करने से बचें क्योंकि चलती बेल्ट प्राकृतिक पैर यांत्रिकी को बाधित करती है। जब संभव हो तो अलग अलग भूभाग चुनें क्योंकि विभिन्न सतहें विभिन्न स्थिरीकरण वाली मांसपेशियों को सक्रिय करती हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने पाया कि घास या मिट्टी के रास्तों जैसी प्राकृतिक सतहों पर संपो करने वाले वरिष्ठ नागरिकों में केवल कंक्रीट पर चलने वालों की तुलना में 20% बेहतर जोड़ गतिशीलता थी। यदि आप इसमें नए हैं तो केवल 10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे कई हफ्तों में 30 मिनट तक बढ़ाएं। नंबर 5, दैनिक स्ट्रेचिंग रायोटासो। हर सुबह 6:30 बजे जापान के सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली में एक कोमल पियानो धुन बजती है। ये रायोटासो रेडियो कैलिस्थेनिक्स का संकेत है, जिसे लाखों जापानी लोग 1928 से प्रतिदिन करते आ रहे हैं। लेकिन कैलिस्थेनिक शब्द को आपको मूर्ख न बनाने दें। ये पश्चिमी कसरत दिनचर्या जैसा कुछ भी नहीं है।
ये 13 विशिष्ट स्ट्रेच का एक प्रवाहमय अनुक्रम है जिसे ठीक 3 मिनट और 15 सेकंड में किया जाता है। प्रत्येक गतिविधि कई मांसपेशी समूहों को लक्षित करती है, जबकि लगातार गति बनाए रखती है। कोई स्थिर स्थिति नहीं पकड़नी है, कोई तनाव नहीं करना है, बस निरंतर कोमल गति है जो जोड़ों को चिकना करती है और पूरे शरीर में लचीलापन बनाए रखती है। ओसाका मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने 8000 से अधिक 60 वर्ष के प्रतिभागियों का अध्ययन किया जो रोजाना रायोटेसो का अभ्यास करते थे बनाम जो नहीं करते थे। दैनिक अभ्यास करने वालों में 40% कम गिरावट, 55% कम पुराना पीठ दर्द था और उन्होंने अपने 80 के दशक में भी अपने कंधों और कूल्हों में लगभग पूरी गति की सीमा रेंज ऑफ मोशन बनाए रखी। इसके काम करने के पीछे का विज्ञान उल्लेखनीय है। ये गतिशील स्ट्रेच आपके जोड़ों में साइनोवियल द्रव, साइनोवियल फ्लूइड उत्पादन को 30% तक बढ़ाते हैं। ये द्रव आपके शरीर के कब्जों के लिए तेल जैसा है। नियमित गति के बिना ये गाढ़ा हो जाता है और कम हो जाता है, जिससे कठोरता और दर्द होता है, जिसे हम उम्र बढ़ने से जोड़ते हैं। अनुक्रम कोमल हाथ उठाने से शुरू होता है जो छाती को खोलते हैं और सांस लेने की क्षमता में सुधार करते हैं। आप सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाते हैं, फिर सांस बाहर निकालते हुए उन्हें नीचे करते हैं। इसके बाद हाथ घुमाव आते हैं जो कंधे के जोड़ों को गतिशील बनाते हैं। फिर कोमल मोड़ने वाली गतिविधियां आती हैं जो रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखती हैं। फिर साइड बेंड आते हैं जो आपकी पसलियों के बीच की मांसपेशियों को फैलाते हैं। पैर की गतिविधियों में जगह पर कोमल मार्चिंग शामिल है, जिसके बाद उथले स्क्वैट्स होते हैं जो घुटनों और कूल्हों को गतिशील रखते हैं। पूरा अनुक्रम एक लय बनाए रखता है जो बिना तनाव पैदा किए परिसंचरण में सुधार के लिए हृदय गति को पर्याप्त रूप से बढ़ाता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए समय बहुत मायने रखता है। जापानी बुजुर्ग इसे जागने के तुरंत बाद करते हैं, अक्सर कुछ खाने या पीने से पहले। ये नींद के दौरान होने वाले प्राकृतिक विकास हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के चरम का लाभ उठाता है। जब ये हार्मोन का स्तर ऊंचा होता है तो आपकी मांसपेशियां और संयोजी ऊतक खिंचाव के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। गतिविधियों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप गर्म शहद के माध्यम से चल रहे हैं, कभी भी जबरदस्ती या उछलना नहीं चाहिए। यदि आप पूरी दिनचर्या नहीं कर सकते हैं तो हाथ उठाने और कोमल घुमावों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये कम से कम प्रयास के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं। कई जापानी कंपनियां अभी भी काम शुरू होने से पहले समूह रायोटेसो का अभ्यास करती हैं और उत्पादकता अध्ययन से पता चलता है कि ये कर्मचारी उन कंपनियों की तुलना में 30% कम बीमार दिन लेते हैं जहां ये अभ्यास नहीं है। नंबर 4, गहरी स्क्वैट विश्राम, शिनकुजुवारी। शिनकुजुवारी। किसी भी जापानी पार्क या बगीचे में चलें और आप बुजुर्ग लोगों को गहरी स्क्वैट स्थिति में आराम से बैठे हुए देखेंगे। एड़ियां जमीन पर सपाट हैं, बातें कर रहे हैं या पौधों की देखभाल कर रहे हैं। वे 10, 20 यहाँ तक कि 30 मिनट तक बिना किसी असुविधा के स्थिति को बनाए रख सकते हैं। इस बीच 60 से अधिकांश पश्चिमी लोग 10 सेकंड के लिए भी इस स्थिति को पकड़ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ लचीलेपन के बारे में नहीं है। गहरी स्क्वैट विश्राम एक मौलिक मानवीय स्थिति है जिसे हमने कुर्सी पर बैठने वाली संस्कृतियों में खो दिया है। जापानी वरिष्ठ नागरिक जीवन भर इस क्षमता को बनाए रखते हैं क्योंकि वे इसका रोजाना अभ्यास करते हैं। आमतौर पर पूरे दिन में इस स्थिति में 20 से 30 मिनट जमा करते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोंटोलॉजी के एक अभूतपूर्व अध्ययन में 12 वर्षों तक 5000 वरिष्ठ नागरिकों का अनुसरण किया गया। जो लोग कम से कम 2 मिनट के लिए गहरी स्क्वैट बनाए रख सकते थे, उनमें सहायता प्राप्त जीवन असिस्टेड लिविंग की आवश्यकता का जोखिम 70% कम था। उनकी कूल्हे की गतिशीलता सभी दैनिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बनी रही। उन्होंने उन लोगों की तुलना में औसतन 9 साल अधिक स्वतंत्रता बनाए रखी जो स्क्वैट नहीं कर सकते थे। बायोमैकेनिक्स बताती है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। गहरी स्क्वैट स्थिति कूल्हे के जोड़ को उसकी पूरी गति की सीमा तक खोलती है, जिससे कैप्सुलर कसाव, कैप्सुलर टाइटनिंग को रोका जा सकता है, जो इतने सारे वरिष्ठ नागरिकों को धीमी चाल में फंसाता है। ये टखने के लचीलेपन को बनाए रखता है, जो संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये श्रोणि तल पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जो मूत्राशय के कार्य को नियंत्रित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रीढ़ की हड्डी को डीकम्प्रेसेस करता है, जिससे पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थ कशेरुकाओं के बीच की डिस्क में प्रवाहित हो पाता है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन संस्कृतियों में गहरी स्क्वेटिंग आम है, उनमें 80% कम कूल्हे प्रतिस्थापन सर्जरी और 60% कम पुराना पीठ के निचले हिस्से का दर्द होता है। इस क्षमता को विकसित करने के लिए समर्थन के लिए अपनी पीठ को दीवार के सहारे लगाकर स्क्वैट करना शुरू करें। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखें, पैर की उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर इंगित करें। अपने आप को धीरे धीरे नीचे करें, अपने घुटनों को अपनी पैर की उंगलियों के ऊपर जाने दें। यदि आप शुरू में अपनी एड़ियों को सपाट नहीं कर सकते हैं तो उनके नीचे एक लुढ़का हुआ तौलिया रखें। पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोकें, धीरे धीरे अपनी गतिशीलता में सुधार के साथ समय बढ़ाएं। कुंजी अवधि से ज्यादा आवृत्ति है।
पूरे दिन में 5 अलग अलग 1 मिनट के स्क्वाट्स एक 5 मिनट के स्क्वाट को पकड़ने की कोशिश करने की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करते हैं। जापानी बुजुर्ग अक्सर बसों का इंतजार करते हुए, बागवानी करते हुए या यहाँ तक कि टेलीविजन देखते हुए भी स्क्वाट करते हैं। उन्होंने इसे दैनिक जीवन में इतनी अच्छी तरह से एकीकृत कर दिया है कि इसके लिए किसी विशेष प्रयास या समय की प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी संभव हो इस स्थिति का कार्यात्मक रूप से उपयोग करें। स्क्वाट करते समय निचली अलमारियों को व्यवस्थित करें। इस स्थिति से पोते पोतियों के साथ खेलें। जूते बांधने के लिए झुकने के बजाय स्क्वाट में आराम करें। प्रत्येक कार्यात्मक उपयोग आंदोलन पैटर्न को पुष्ट करता है और उस गतिशीलता को बनाए रखता है जो आपको स्वतंत्र रखती है। नंबर 3, एक पैर पर खड़ा होना -80। ये बेतुका लग सकता है, लेकिन जापानी चिकित्सक पश्चिमी डॉक्टरों द्वारा दवा के नुस्खे की तरह एक पैर पर खड़े होने का नुस्खा देते हैं। 60 से अधिक उम्र के रोगियों को निवारक दवा के रूप में दिन में 2 बार 1 मिनट के लिए एक पैर पर खड़े होने के लिए कहा जाता है। ये जापान में स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया जाता है क्योंकि इसका समर्थन करने वाला डेटा बहुत अधिक है। फुकुओका विश्वविद्यालय के उम्र बढ़ने के अध्ययन ने 15 वर्षों तक 12,000 प्रतिभागियों पर नजर रखी। जो लोग रोजाना एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करते थे, उनमें 68% कम कूल्हे के फ्रैक्चर और 75% कम अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले गिरावट थे। ब्रेन स्कैन ने मोटर कॉर्टेक्स और सेरिबेलम क्षेत्रों में बढ़ी हुई ग्रे मैटर को दिखाया, जो समन्वय और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं तो आपका शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए प्रति मिनट हजारों सूक्ष्म समायोजन करता है। ये समायोजन न केवल मांसपेशियों को बल्कि पूरे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को मजबूत करते हैं। आपके प्रोप्रियोसेप्टर वे सेंसर, जो आपके मस्तिष्क को बताते हैं कि आपका शरीर अंतरिक्ष में कहाँ है, अति सक्रिय हो जाते हैं। आपके भीतरी कान में आपकी वेस्टिबुलर प्रणाली अपनी प्रतिक्रियाओं को तेज करती है। आपकी दृश्य प्रसंस्करण गति बढ़ जाती है क्योंकि आपका मस्तिष्क एक साथ कई प्रणालियों से जानकारी को एकीकृत करता है। मानक प्रोटोकॉल सरल शुरू होता है। सुरक्षा के लिए एक दीवार या मजबूत कुर्सी के पास खड़े हो जाएं। एक पैर को जमीन से सिर्फ 1 इंच ऊपर उठाएं। अपनी आंखें लगभग 10 फीट दूर एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करें। सामान्य रूप से सांस लें और 30 सेकंड के लिए स्थिति बनाए रखने की कोशिश करें। पैर बदलें और दोहराएं। जैसे ही आप सुधार करते हैं, अतिरिक्त चुनौती के लिए अपनी आंखें बंद करें। ये दृश्य इनपुट को हटा देता है, जिससे आपकी अन्य संतुलन प्रणालियों को कठिन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जापानी बुजुर्ग अक्सर अपने दांत ब्रश करते समय ऐसा करने के लिए प्रगति करते हैं। प्रभावी रूप से मौजूदा दैनिक दिनचर्या के दौरान 2 मिनट का अभ्यास प्राप्त करते हैं। समय एक स्वचालित आदत लूप बनाता है जो स्थिरता सुनिश्चित करता है। उन्नत अभ्यासी संतुलन बनाते समय छोटे आंदोलन जोड़ते हैं। धीरे धीरे अपना सिर बाएं और दाएं घुमाएं। अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। उठे हुए पैर से छोटे वृत्त बनाएं। प्रत्येक भिन्नता संतुलन और समन्वय के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देती है। कुंजी प्रगतिशील अतिभार प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। जब 30 सेकंड आसान हो जाता है तो 45 सेकंड तक बढ़ाएं। जब आंखें बंद करके संभालना संभव हो जाता है तो एक अस्थिर सतह के लिए एक लुढ़के हुए तौलिए पर खड़े होने का प्रयास करें। ये निरंतर प्रगति पठार प्लेटो को रोकती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की नई कनेक्शन बनाने की क्षमता को बनाए रखती है। मेयो क्लिनिक के शोधकर्ताओं ने पाया कि एक पैर पर खड़े होने का समय वास्तव में रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल के स्तर की तुलना में दीर्घायु का एक बेहतर भविष्यवक्ता है। 60 से अधिक उम्र के लोग जो 30 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े हो सकते हैं, उनमें 10 साल छोटे लोगों के समान मृत्यु दर होती है। नंबर 2, फर्श पर बैठने का संक्रमण सी। जापानी उम्र बढ़ने के बारे में यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग को उड़ा देगा। 70 से अधिक उम्र का औसत जापानी व्यक्ति प्रतिदिन 20 से अधिक बार खड़े होने से फर्श पर बैठने और वापस ऊपर जाने तक संक्रमण करता है। वे भोजन के लिए, चाय के लिए, टेलीविजन देखने के लिए, मेलजोल के लिए फर्श पर बैठते हैं। प्रत्येक संक्रमण एक जटिल पूर्ण शरीर आंदोलन है जो उन तरीकों से ताकत, लचीलापन और समन्वय बनाए रखता है जिनकी कोई जिम कसरत नकल नहीं कर सकती है। त्सुकुबा विश्वविद्यालय ने 10,000 वरिष्ठ नागरिकों पर एक बड़ा अध्ययन किया। उन लोगों की तुलना की जो नियमित रूप से फर्श पर बैठते थे बनाम जो केवल कुर्सियों का उपयोग करते थे। फर्श पर बैठने वालों में 40% अधिक निचले शरीर की ताकत, 50% बेहतर कूल्हे का लचीलापन था और वे अपने 90 के दशक में भी बिना सहायता के फर्श से उठ सकते थे। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला हिस्सा है, उनके संज्ञानात्मक परीक्षण स्कोर लगातार 15% अधिक थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि फर्श संक्रमण के लिए आवश्यक जटिल मोटर योजना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मस्तिष्क के कार्यकारी कार्य केंद्र को सक्रिय करती है। फर्श पर नीचे जाना और सुरक्षित रूप से वापस ऊपर आना अनुक्रमिक आंदोलन योजना, संतुलन नियंत्रण, शक्ति मॉड्यूलेशन और स्थानिक जागरूकता की मांग करता है, सभी एक साथ फायर करते हैं। ये अनिवार्य रूप से एक साधारण दैनिक गतिविधि के रूप में प्रच्छन्न पूर्ण मस्तिष्क कसरत है।
पारंपरिक तरीका पैरों को एक साथ मिलाकर खड़े होने से शुरू होता है। आप एक घुटने को जमीन पर नीचे करते हैं, फिर दूसरा एक घुटने टेकने की स्थिति में अपनी एड़ी पर वापस बैठते हैं। यहाँ से आप क्रॉस लेग या साइड सिटिंग जैसी विभिन्न फर्श बैठने की स्थितियों में शिफ्ट हो सकते हैं। उठने के लिए आप प्रक्रिया को उलट देते हैं। एक पैर को लंज में आगे लाते हैं, खड़े होने के लिए उस पैर से धक्का देते हैं, फिर दूसरे पैर को उससे मिलने के लिए लाते हैं। ये सरल लगता है, लेकिन अविश्वसनीय नियंत्रण और ताकत की आवश्यकता होती है। इस क्षमता को बनाने के लिए समर्थित संक्रमणों से शुरू करें। एक कम स्टूल या ओटोमन को एक मध्यवर्ती चरण के रूप में उपयोग करें। घुटने टेकने के लिए नीचे जाते समय स्टूल पर अपने हाथ रखें, फिर स्थिर होने के बाद उन्हें हटा दें। हफ्तों के दौरान कम हाथ का समर्थन उपयोग करें, जब तक कि आप आंदोलन को बिना सहायता के नहीं कर सकते। घुटनों पर प्रभाव को कम करने के लिए शुरू में मुलायम कालीन या योग चटाई पर अभ्यास करें। आवृत्ति पूर्णता से अधिक मायने रखती है। यहाँ तक कि रोजाना 2 या 3 फर्श संक्रमण भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। जापानी बुजुर्ग इसे कसरत नहीं मानते हैं, ये बस है कि वे कैसे रहते हैं। उन्होंने बचपन से इस क्षमता को बनाए रखा है, कभी भी पैटर्न को बिगड़ने नहीं दिया है। जो लोग इसे बाद में जीवन में सीख रहे हैं, उनके लिए धैर्य आवश्यक है। चिकने संक्रमण करने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन इसका पुरस्कार असाधारण है। अध्ययन से पता चलता है कि हाथों का उपयोग किए बिना फर्श से उठने की क्षमता दीर्घायु के सबसे मजबूत भविष्यवक्ताओं में से एक है। ब्राजीलियाई शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग ऐसा कर सकते थे, वे उन लोगों की तुलना में औसतन 6 साल अधिक जीते थे जो नहीं कर सकते थे। नंबर 1, तौलिया मोड़, टेनुगुई हिबिकी। और अब वो क्षण जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सभी गतियों का राजा। ये वो गति है जिसने वो सब कुछ बदल दिया जो शोधकर्ताओं ने उम्र बढ़ने और कसरत के बारे में सोचा था। इसमें एक साधारण हाथ तौलिए से ज्यादा कुछ नहीं शामिल है। फिर भी जापानी शतायु अपनी जीवन शक्ति के लिए किसी भी अन्य अभ्यास से ज्यादा इसका श्रेय देते हैं। आप दोनों हाथों से एक तौलिया पकड़ते हैं, अपनी बाहें अपने सामने फैली हुई हैं और एक विशिष्ट मोड़ने वाली गति करते हैं जो आपके पूरे शरीर में एक आइसोमेट्रिक संकुचन, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन बनाता है। लेकिन इसे तौलिया मोड़ कहना महासागर को एक पोखर कहने जैसा है। यह आंदोलन मांसपेशी फाइबर को सक्रिय करता है, जो 99% पारंपरिक अभ्यासों में निष्क्रिय रहते हैं। जब ताकू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तेनुगुई हिबिकी करने वाले विषयों से इलेक्ट्रोड जोड़े, तो उन्होंने ऐसी जगहों पर मांसपेशी सक्रियण रिकॉर्ड किया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। गहरे रीढ़ की हड्डी के स्टेबलाइजर सक्रिय हुए, आंतरिक पैर की मांसपेशियों ने संलग्न किया, यहाँ तक कि चेहरे की मांसपेशियों ने भी बढ़ी हुई गतिविधि दिखाई। जिस अध्ययन ने चिकित्सा जगत को चौंका दिया, उसने 20 वर्षों तक 15,000 जापानी वरिष्ठ नागरिकों का अनुसरण किया। जो लोग रोजाना सिर्फ 2 मिनट के लिए तेनुगुई हिबिकी करते थे, उनकी 7 साल लंबी जीवन प्रत्याशा थी। उनकी पकड़ की ताकत, ग्रिप स्ट्रेंथ, मृत्यु दर का एकमात्र सबसे अच्छा भविष्यवक्ता, 92 की औसत आयु तक स्वतंत्रता की दहलीज से ऊपर बनी रही। उन्होंने 20 साल छोटे लोगों के बराबर हड्डी घनत्व बनाए रखा। ब्रेन स्कैन ने कुछ और भी असाधारण दिखाया। उचित तौलिया मोड़ने के लिए आवश्यक द्विपक्षीय समन्वय ने दोनों गोलार्धों को एक साथ सक्रिय किया, जिससे उनके बीच नए तंत्रिका मार्ग बने। प्रतिभागियों ने बेहतर याददाश्त, तेज प्रतिक्रिया समय और मनोभ्रंश, डिमेंशिया की काफी कम दरें दिखाईं। तकनीक क्षैतिज रूप से कंधे की ऊंचाई पर एक लुढ़का हुआ हाथ तौलिया पकड़ने से शुरू होती है। हाथ लगभग 18 इंच अलग होते हैं। आप बाहर की ओर खींचकर तनाव बनाते हैं, जैसे कि तौलिए को फाड़ने की कोशिश कर रहे हों। इस तनाव को बनाए रखते हुए आप धीरे धीरे अपने पूरे धड़ को दाईं ओर घुमाते हैं, अपने कूल्हों को आगे रखते हुए। मार पूरी तरह से आपके कोर से आता है, आपके हाथों से नहीं। अधिकतम घुमाव पर 3 सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे केंद्र पर लौटें और बाईं ओर मोड़ें। निरंतर तनाव महत्वपूर्ण है। आप अनिवार्य रूप से अपने खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं, जिससे हर स्थिरीकरण वाली मांसपेशी को संलग्न होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपकी श्वास पूरे समय स्थिर रहनी चाहिए। केंद्र पर लौटने के दौरान सांस अंदर लें, मोड़ के दौरान सांस बाहर निकालें। ये श्वास पैटर्न वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व को सक्रिय करता है, जिससे एक पैरासिम्पैथेटिक प्रतिक्रिया शुरू होती है जो पूरे शरीर में सूजन को कम करती है। सुंदरता स्केलेबिलिटी में निहित है। शुरुआती न्यूनतम तनाव और छोटे मोड़ का उपयोग कर सकते हैं। उन्नत अभ्यासी भारी तनाव और गहरे घुमाव पैदा कर सकते हैं। कुछ जापानी बुजुर्ग बैठते समय या यहाँ तक कि लेटते समय भी भिन्नताएं करते हैं। सिद्धांत समान रहते हैं। तनाव पैदा करें, नियंत्रण बनाए रखें, आंदोलन के साथ श्वास का समन्वय करें। आणविक जीव विज्ञान बताती है कि यह इतनी शक्तिशाली रूप से क्यों काम करता है। आइसोमेट्रिक संकुचन मायोकाइंस की रिहाई को ट्रिगर करते हैं, विशेष प्रोटीन जो मांसपेशियां संकुचन के दौरान स्रावित करती हैं। ये मायोकिन्स दवा की तरह काम करते हैं, सूजन को कम करते हैं, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करते हैं
और यहाँ तक कि नई मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। तौलिया मोड अध्ययन किए गए किसी भी अन्य आंदोलन की तुलना में प्रति मिनट अधिक मायोकिन्स का उत्पादन करता है। समय प्रभावों को बढ़ाता है। जापानी बुजुर्ग आमतौर पर इसे जागने के तुरंत बाद और फिर से सोने से पहले करते हैं। सुबह का सत्र दिन के लिए तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। शाम का सत्र रिकवरी और बेहतर नींद की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। सिर्फ 1 मिनट सुबह और 1 मिनट रात में पूरे लाभ प्रदान करता है। एक बुनियादी तौलिए से परे कोई विशेष उपकरण नहीं, कोई जिम सदस्यता नहीं, कोई जटिल कोरियोग्राफी नहीं। फिर भी ये साधारण अभ्यास आपके शरीर की हर प्रणाली को पारंपरिक कसरत के घंटों की तुलना में अधिक गहराई से प्रभावित करता है। निष्कर्ष: उम्र बढ़ने को समझने में क्रांति नई तकनीकों या पूरकों की खोज के बारे में नहीं है। ये उन आंदोलनों में गहन ज्ञान को पहचानने के बारे में है जिनका जापानी बुजुर्गों ने पीढ़ियों से चुपचाप अभ्यास किया है। ये 6 गतिविधियां सिर्फ कसरत नहीं हैं, वे जीवन भर मानव शरीर की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए एक पूर्ण प्रणाली हैं। वे एक साथ शक्ति, लचीलापन, संतुलन, समन्वय और तंत्रिका स्वास्थ्य को संबोधित करते हैं। उन्हें किसी उपकरण, किसी विशेष कपड़े, किसी समर्पित कसरत समय की आवश्यकता नहीं होती है। वे दैनिक जीवन में सहज रूप से एकीकृत होते हैं, सांस लेने जितने स्वाभाविक बन जाते हैं। शोध स्पष्ट और भारी है। जो लोग इन आंदोलन पैटर्न को बनाए रखते हैं वे उन लोगों की तुलना में मौलिक रूप से अलग तरीके से उम्र करते हैं जो नहीं करते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। वे अपने संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखते हैं। वे अपने अंतिम दशकों का केवल सहन करने के बजाय उनका आनंद लेते हैं। चुनाव आपका है। आप पश्चिमी कसरत प्रतिमानों का पालन करना जारी रख सकते हैं जो उम्र बढ़ने को एक बीमारी के रूप में मानते हैं जिससे लड़ा जाना है, या आप इन सरल गतिविधियों को अपना सकते हैं जो उम्र बढ़ने को कृपा से नेविगेट की जाने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में मानती हैं। जापानियों ने हमें रास्ता दिखाया है। विज्ञान ने उनके दृष्टिकोण को मान्य किया है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप आज शुरू करेंगे या आप अपनी उम्र बढ़ने के तरीके को बदलना शुरू करने के लिए कल तक इंतजार करेंगे। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी गतिविधि अभी आपको सबसे ज्यादा मदद करेगी और क्यों? क्या आपने पहले कभी इन जापानी आदतों में से किसी को आजमाया है और क्या आपने अपनी ताकत या संतुलन में कोई अंतर देखा? अपने अनुभव और राय नीचे टिप्पणियों में हमारे साथ साझा करें। हमें उन्हें सुनना पसंद है। देखने के लिए